In this class we are talking about what? In this class we are talking about a novel और उसका जो नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नाम है। ये जो नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसने लिखा हुआ है? विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं शेयर कर दे रहा हूँ और उसको जो है नोट भी आप करते चलिए। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। एक नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज अ नॉवेल एंड द नेम ऑफ दैट नॉवेल इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये जो नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, यू विल फाइंड दैट कि ये नॉवेल 1954 में पब्लिश होता है, 1954 ईस्वी में पब्लिश होता है। और इस नॉवेल को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? विलियम गोल्डिंग को। विलियम गोल्डिंग को दिया जाता है। विलियम गोल्डिंग को 1954 में नोबेल प्राइज भी मिला था और वो एक तरह से देखा जाए तो मॉडर्न एज के बहुत ही पॉपुलर नॉवलिस्ट है, अच्छे नॉवलिस्ट में शुमार किए जाते हैं विलियम गोल्डिंग। जो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो नावल है, इस नावल में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई है और जो बात बताई गई है उनमें से एक चीज ये है, वह चीज क्या है कि ग्रुप थिंकिंग एंड इंडिविजुअलिटी, GROUP, ग्रुप थिंकिंग, INKING, एंड इंडिविजुअलिटी, INDIVIDUALITY। ग्रुप थिंकिंग एंड इंडिविजुअलिटी, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। दूसरा पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉरलिटी एंड इमोरलिटी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन morality and immorality। एंड immorality। तीसरा पॉइंट है रीजन वर्सेस इमोशन। रीजन वर्सेस इमोशन। चौथा पॉइंट है विल पावर। चौथा पॉइंट क्या है? विल पावर। अगर आप इसमें देखेंगे, मैं उस पॉइंट को फिर से लेके चलता हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं एक नावल को लेके बात कर रहे हैं और वो जो नावल है वो क्या है आपका? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। दैट इज व्हाट? दैट इज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ये जो नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है, 1954 ईस्वी में आया। किसने लिखा? विलियम गोल्डिंग ने लिखा। और विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज भी 1954 में मिलता है, जिसमें इस नावल का बहुत अहम रोल रहा है। ये जो नावल है फेबर एंड फेबर नाम की पब्लिशर द्वारा पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये नावल 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करता है। द टॉक अबाउट 4 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स गिवन बिलो। पहला पॉइंट ये आता है कि ग्रुप थिंकिंग। आदमी जब ग्रुप में सोचता है तो ग्रुप थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही साथ इंडिविजुअलिटी। क्या ग्रुप थिंकिंग एक आदमी की इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है या नहीं खत्म कर देता है, या कितना ज्यादा ये जरूरी है कि आदमी
ग्रुप थिंकिंग को में विश्वास करे, उसको फॉलो करे, या इंडिविजुअलिटी में विश्वास करे, या अपनी एक अलग जो है वो रास्ता बना ले और इस तरह से वो अपनी मंजिल को तय करे। तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ग्रुप थिंकिंग एंड इंडिविजुअलिटी। जब आप एक ग्रुप थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो ये पूरा एक आइडियोलॉजी नजर आती है। जैसे जब से रिनेशा शुरू हुआ तो रिनेशा में इंडिविजुअलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। तो अब ये होता है कि इंडिविजुअलिटी का मतलब कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप आइडेंटिटी की बात करेंगे तो कई लेवल की आइडेंटिटी है, जिसमें एक आइडेंटिटी आपका मैकबेथ का भी है। तो क्या हमें मैकबेथ जैसी आइडेंटिटी बनाने के लिए, या क्रिस्टोफर मार्लो के जो डॉक्टर फास्टस है उनके जैसी आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या गलत रास्ते पर भी निकल जाना चाहिए? यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा चीज है कि ग्रुप थिंकिंग आपकी फ्रीडम को कहाँ तक नष्ट करती है, या ग्रुप थिंकिंग आपकी सोच पर कहीं भारी तो नहीं पड़ रही है। ये पार्टिकुलर चीज कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रुप थिंकिंग की वजह से आपको सफोकेशन महसूस हो रहा हो, और उस थिंकिंग की छटपटाहट से आप अपने आप छटपटा रहे हैं, और आप अपने आप को अलग करना चाहते हैं। यू वांट टू सेपरेट, या यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम ग्रुप थिंकिंग एंड वांट टू मेक योर इंडिविजुअलिटी। तो ये जो इंडिविजुअलिटी है, यह भी नावल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसी आइडियोलॉजी है जहाँ पे बात किया गया है कि ग्रुप थिंकिंग वर्सेस इंडिविजुअलिटी, कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका फ्रीडम, आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी कहीं ग्रुप थिंकिंग में दब तो नहीं जा रही है, या क्या उसको कोई जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। दूसरा चीज है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरालिटी एंड इमोरालिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है जब आप इस पर बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोरालिटी एंड इमोरालिटी। देन रिमेंबर दैट कि यह एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है। क्यों सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है? कि जब भी क्लैश होगा ग्रुप थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी के बीच में, तो वहां पर ये जरूर क्वेश्चन उठेगा कि यह क्लैश किसकी वजह से है। मोरालिटी को ग्रुप थिंकिंग के लोग फॉलो कर रहे हैं, या मोरालिटी को खतरा है इंडिविजुअलिटी की वजह से। अगर आप देखेंगे मैकबेथ ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ग्रुप थिंकिंग को और मोरालिटी को किनारे लगा दिया। वो ये शुरू में जरूर कहता है कि डंकन इज अ काइंड हार्टेड जनरस बेनिवोलेंट किंग, लेकिन उसी डंकन का वह मर्डर कर देता है। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पे इमोरलिटी को किनारे लगाया गया। अभी मैं इसका एप्लीकेशन इस नावल में नहीं बता रहा हूँ कैसे नजर आता है, लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एक चीज है कि रीजन वर्सेस इमोशन। क्या कोई चीज या किसी भी चीज को हमें उसका डिसीजन कैसे लेना चाहिए, रीजन के थ्रू लेना चाहिए या इमोशन के थ्रू। अगर हम कहीं पर हैं, किसी जगह फंसे हुए हैं, तो उस जगह पे हम अपनी लाइफ को इमोशन से बचाएंगे या रीजन से बचाएंगे। तो रीजन वर्सेस इमोशन एक लड़ाई यह भी देखने को मिलती है इस नावल में। चौथा पॉइंट है विल पावर, जो मेरी नजर में सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है नावल का। और यह विल पावर बताता है कि जब आपके अंदर इंडिविजुअलिटी होती है तो आपके अंदर यह इच्छा होती है कि आप जो है चार लोगों पर रूल करें, या चार लोग आपके अंडर में काम करें, और उस काम करने में आप बॉस बन जाते हैं, आप डिसीजन मेकर बन जाते हैं, और लोगों की, दूसरों की डिसीजन को या उनकी डिसीजन की आप परवाह नहीं करते हैं। तो विल पावर भी नॉवेल में एक पॉइंट है जो हमें देखने को मिलता है। और ये देखने को मिलता है कि मोस्ट प्रोबेबली दोज हु बिलीव इन इंडिविजुअलिटी दे वांट टू रूल ओवर अदर, दोज हु हैव बीन वर्किंग अंडर द नोबल गाइडेंस, अंडर द लीडरशिप ऑफ एनीवन, if he or she has a concept of individuality, he or she always suppress the vices. He or she doesn't care those person, the feelings of those person who have been working अंडर हिज या अंडर हर ग्लोबल गाइडेंस। तो एक पॉइंट है, और वो कौन सा है? विल पार का भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है कि यह जो नावल है, यह क्या है? इट्स एन एलिगोरिकल नावल। यह जो नावल है कैसा नावल है? यह आपका एलिगोरिकल नावल है। पांचवा पॉइंट, इट्स एन एलिगोरिकल नावल, इट्स एन एलिगोरिकल। ये भी एक पॉइंट है। यह जो नावल है कैसा नावल है?
एलिगोरिकल नॉवेल, इट्स एन एलिगोरिकल नॉवेल। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो एलिग्री है, एलिग्री इज अ नैरेटिव। जो एलिग्री है, इट्स अ टाइप ऑफ नरेशन ईदर इन प्रोज और पोइट्री। यह एक तरह का नरेशन होता है प्रोज या पोइट्री में। एलिग्री, ALLEGORY, एलिग्री इज अ टाइप ऑफ नरेशन either EITHER, either in prose or poetry with secondary meaning. It's another important point with secondary meaning. I think you all are getting it कि with secondary meaning ये चीजें रही। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एलिग्री, अगर नॉवेल एलिग्री है तो एलिग्री क्या होता है? एलिग्री एक तरह का नरेशन होता है। एलिग्री एक तरह का नरेशन है। नरेशन मतलब जिसमें कहानी बताई जाती है, और यह कहानी प्रोज में भी बताई जा सकती है और साथ ही साथ पोइट्री में भी बताई जाती है, लेकिन इसमें एक सेकेंडरी मीनिंग निकलती है। तो यह जो नॉवेल है यह कुछ बच्चों की कहानी है, लेकिन वो बच्चे जो है केवल बच्चे ही नहीं है, बल्कि वे बच्चे एक तरह से प्रतीक बन गए हैं कि मानव जो स्वभाव है, उस मानव स्वभाव में रीजन और इमोशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। जो मानव स्वभाव है उसमें ग्रुप थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें मोरालिटी और इमोरालिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। इस तरह के तमाम पॉइंट्स, इस तरह के तमाम कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के नावल को बुना गया है। दूसरा चीज आप ये देखेंगे कि जो नावल है वह ये भी इशारा करता है कि हाउ, सेवन पॉइंट की, हाउ हाउ आर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन हाउ आर सिविलाइजेशन स्टार्टेड। जब शुरू में इंसान आया रहा होगा तो वह इंसान कैसे रहा होगा, उस इंसान ने क्या किया होगा, लड़ाई झगड़े की आधारशिला कहाँ पे पड़ी, इंसान इंसान कैसे ट्राइब कल्चर को जीता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, हाउ आर सिविलाइजेशन स्टार्टेड। और साथ ही साथ एक पॉइंट और बताया गया है, वह कौन है? ट्राइब कल्चर। ट्राइब कल्चर वह बताया गया है हंटिंग को। ट्राइब कल्चर को लेकर के बात की गई है, शिकार को लेकर के बात की गई है। या एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंसान जब धरती पर आया तो वह कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे वह सोशल लाइफ व्यतीत करना शुरू किया, इसको लेकर के बात की गई है। 10वां पॉइंट, हाउ men and women organized are started to pass social life। हाउ मेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टार्टेड टू पास सोशल लाइफ, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना। हाउ मेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टार्टेड टू पास सोशल लाइफ। और ये सोशल लाइफ रियली में जो आज हम देख रहे हैं, या जो 21st सेंचुरी में देख रहे हैं, जो 20th सेंचुरी में देख रहे हैं, इसकी जो आधारशिला थी आदि मानव के रूप में हुई। तो मानव धरती पर कैसे आया, वो कैसे जो है एक आदि मानव की जिंदगी गुजारना शुरू किया, कैसे ट्राइब कल्चर में उसका विश्वास होता है, कैसे वो वायलेंट हो जाता है, कैसे सत्ता के लिए जो है या केंद्र में आने के लिए वह किस तरह की चीजों को जो है का यूज करके हमारे सामने आता है। तो पूरे नॉवेल में अगर आप देखेंगे कि 6 बच्चों को, नॉट एग्जैक्टली 6, ऐसे बच्चे हैं, उनकी कहानी को लेकर के बुना गया है। होता क्या है कि एक प्लेन क्रैश कर जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो है अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को इवेक्यूएशन का काम चल रहा था। इवेक्यूएशन का मतलब है बचाने का काम।
इनको यहाँ से निकालना, वहां से निकालना, जो लोग फंसे हुए थे उनको यहाँ वहां से निकाल करके दूसरी जगह ले चलने का काम हो रहा था। आप देखेंगे कि जब इवेक्युएशन का काम चल रहा है और जब बहुत सारी चीजें जो है वहां पे रही है, तो एक एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट आता है। और वह कौन सा सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है? वह सिग्निफिकेंट ये होता है कि एक प्लेन क्रैश कर जाती है। कहाँ क्रैश करती है, क्या वो नोट्स में जब भेजेंगे तो अपनी जगह मिलेगा। प्लेन क्रैश कर जाती है, उसमें से कुछ, केवल कुछ बच्चे ही जो है सरवाइव करते हैं। तो रिमेम्बर दैट कि अ प्लेन क्रैशेस ओनली सम चिल्ड्रन सर्वाइव। और ये जो बच्चे हैं, ये अभी चाइल्डहुड में और अपने प्री एडोलिसेंस की स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? प्री एडोलिसेंस। ADOLESCENC। जो बच्चे वो प्री एडोलिसेंस की एज में, प्री एडोलिसेंस का एज का मतलब एक ऐसा एज जहां पर कि वो एकदम से ना तो अभी चाइल्डहुड में है ना ही एडोलिसेंस में है, बल्कि एक जो प्री एडोलिसेंस का स्टेज होता है, किशोरावस्था से 1 साल पहले रहा होगा, 2 साल पहले का लाइफ रही होगी। मतलब अगर किशोरावस्था मैं ये कहूँ कि 14 साल से शुरू होता है आज के समय में, या 16 साल से शुरू होता है, तो 12-13 साल के रहे होंगे, या 14 साल के, जो भी उम्र रही हो। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इन बच्चों में से क्या होता है, मैं कुछ का नाम लेना चाहता हूँ। एक बच्चे का नाम है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक बच्चे का नाम है रॉल्फ। एक बच्चे का नाम है पिगी। एक बच्चे का नाम है जैक। एक बच्चे का नाम है साइमन। एक बच्चा है रिक। ऐसे ही एक दो और बच्चे हैं। खैर, जो ये बच्चे हैं, जब आपको नोट्स भेजा जाएगा तो वहां पे और डिटेल में आपको पता चलेगा। इन बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो राल्फ है और जो आपका जैक है। जैक जो है इंडिविजुअलिटी का प्रतीक है, और जो आपका राल्फ है एक ग्रुप थिंकिंग का प्रतीक है, जो अभी इसके पहले आपको सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। इसका मतलब कि इंडिविजुअलिटी और ग्रुप थिंकिंग में जो है क्या होगा, एक लड़ाई झगड़ा चलेगी। राल्फ और पीगी, ये दोनों जो है, आप कह सकते हैं वाटर की तलाश में जाते हैं, और एक दरिया के किनारे उनको एक कॉन्च मिलता है। क्या मिलता है? कॉन्च। दे गेट अ कॉन्च। CONCH, जिसको हम कहते हैं शंख। जब उनको एक कांच मिलता है और शंख मिलता है, तो यू विल कम टू नो, या यू विल फाइंड दैट कि वो जो है उस शंख का यूज करते हैं अपने सारे दोस्तों को बुलाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए। तो इसका मतलब कि एक क्रेडिट किसको दिया जाएगा? एक क्रेडिट दिया जाता है राल्फ को, कि राल्फ हैज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, हाउ टू गेदर, हाउ टू कलेक्ट, या हाउ टू गेदर, या हाउ टू ब्रिंग एट अ पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म टू ऑल द, आप कह सकते हैं कि जो मिस्ड बॉयज रहे हैं उनको कैसे एक जगह लाया जाए। तो राल्फ उस कांच का इस्तेमाल करता है। तो उस जब कांच का वह इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर यह दिखाई पड़ता है, उसमें लीडरशिप है। ही कैन लीड और ही पॉजिटिवली लीड्स। राल्फ ये कहता है कि हम लोगों को एक जो है फायर, मतलब फायर की व्यवस्था करनी है। किसकी व्यवस्था करनी है? फायर की। यह फायर जो है क्या होगा? सिग्नल होगा। किस चीज का सिग्नल होगा? जब हम जंगल में आग जलाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आर्मी पर्सन अगर कभी आते हैं, तो वे आर्मी पर्सन देखेंगे और उनको लगेगा कि इस जंगल में कहीं कोई ना कोई आदमी है, और वे हमें बचाने के लिए आएंगे। तो यह फायर एक तरह से सिग्नल का काम करता है। तो वो जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है, दो इंपॉर्टेंट संदेश देता है। वह कौन सा इंपॉर्टेंट संदेश देता है? यूज कॉन्च to gather all the missed boys, या used conch to call all the boys। एक तरह से फायर उसके लिए क्या है? फायर उसके लिए एक तरह से क्या है? वो जो है सिग्नल का काम करती है कि हमें सबको बचाना है। जैक, साइमन, रिक और भी है।
कान चुपाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो उनकी सोशल लाइफ है ये सब अपनी जगह है। लेकिन होता क्या है कि इनमें जो है जो राल्फ है, राल्फ की में एबिलिटी तो है, राल्फ सारी चीजों को करता है, लेकिन ये चीज जैक को अच्छी नहीं लगती। और जैक अपने आप को लीडर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनता नहीं है। नो वन हियर्स या नो वन सपोर्ट्स जैक। जैक ये चाहता है कि हमें जो है इन और लड़कों का सपोर्ट मिल जाए और मैं राल्फ को क्या करूं कि डिथ्रोन कर दूं, डिथ्रोन करने के बाद मैं सारी चीजों को कवर कर लूं या मैं यहाँ का लीडर बन जाऊं। ये उसके माइंड में चलता है। यू विल कम टू नो कि ऐसा हो नहीं पाता, उसको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जो है वक्त के साथ साथ वहां पे एक फियर डेवलप किया जाता है, और वह कौन सा फियर डेवलप किया जाता है कि एक यहाँ पर वाइल्ड बीस्ट है। क्या है? वाइल्ड बीस्ट। ये वाइल्ड बीस्ट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा? जैक के द्वारा। और लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी सिचुएशन घटित होती है कि एक पायलट अपने पैराशूट के साथ गिरा होता है और उसका एक पेड़ में वो इंटेंजल रहता है, और तो उसमें ऐसा लगता है कि वो शायद वाइल्ड बीस्ट बीस्ट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि लोग विश्वास करने लगते हैं। देन यू विल कम टू नो कि बहुत सारे बच्चे जो है किसको छोड़ देते हैं? राल्फ को छोड़ देते हैं और जैक की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और जैक जो है क्या करता है? ट्राइबल लाइफ गुजारने लगता है। विच लाइफ? ट्राइबल लाइफ। ही स्टार्टेड टू हंटिंग पिग। अपने बॉडीज को आदिमानव की तरह वह जो है क्या कर लेता है, बिल्कुल जैसे आदिमानव या आप जंगल में रहने वाले जो लोग हैं जिस तरह से वे अपने फेस को कलर करते हैं, जिस तरह का उनका कल्चर होता है, उस तरह का पूरा सिस्टम कौन डेवलप करता है? आपका जैक डेवलप करता है। एंड जैक स्टार्ट टू हंट द पिग। वह पिग का शिकार करता है, उसको भून करके खाता है, तमाम चीजें। तो आप ये देखेंगे कि ये जो क्लैश है, या क्लैश विल पावर को भी लेकर के है, या क्लैश इंडिविजुअलिटी को भी लेकर के है, ग्रुप थिंकिंग को भी लेकर के है। और मोरालिटी कहाँ पे नजर आती है कि किस तरह से तमाम चीजों को किनारे लगा दिया जाता है और एक वाइल्ड बीस्ट की इबादत करने लगते हैं, जो एक रियल और आप कह सकते हैं जो गॉड है, जो सॉवरिन है, उसमें उनका विश्वास कम होता है। और इस तरह से वे एक ऐसी कल्चर डेवलप करते हैं, ऐसा सिविलाइजेशन डेवलप होता है, या ऐसी लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं जहाँ पे कि जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि वे एकदम से प्राचीन जो इंसान जब धरती पर आया था जिस तरह का लाइफ होना चाहिए वैसा वो गुजारते हैं। इस चीज को लेकर के क्या होता है? क्लैश होता है। और उस क्लैश में पिगी इज मर्डर्ड। पिगी की हत्या हो जाती। PIGGY। पिगी इज मर्डर्ड। अब यहाँ पे देखिएगा कि बच्चे अभी प्री एडोलिसेंस में हैं, लेकिन वे कैसे अपनी अंदर उनके अंदर लीडरशिप होती है और कैसे डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो कि राल्फ डेवलप करते हैं, जो सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और सारे लोगों के से मिल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, उसको कैसे जो है जैक खत्म कर देता है और अपनी मोनोपोली स्टेब्लिश कर लेता है, और उस मोनोपोली में क्लैश की स्थिति होती है, और उस क्लैश में क्या होता है? पिगी की हत्या हो जाती है। उस हत्या के पीछे और कई रीजन है, तमाम चीजें हैं। और कैसे वाइल्ड बीस्ट का फियर दिखा करके हंटिंग कल्चर डेवलप किया जाता है। वाइल्ड बीस्ट का फियर दिखा करके कहा जाता है कि मैं ही तुम्हें केवल, मैं बहादुर हूं, मैं ही बचा पाऊंगा, ऑल दिस। उसके बाद ये लोग जो है क्या करते हैं कि उनमें हंटिंग का इतना ज्यादा कल्चर डेवलप हो जाता है कि ये लोग किसको परसू करते हैं? दे ऑल परसू राल्फ, और राल्फ को मारने में लग जाते हैं। और राल्फ ने जो है कई ऐसे अवसर थे जब राल्फ ने ये कहा था कि जो फायर है वो जलती रहना चाहिए, क्योंकि फायर जलता रहेगा तो जो लोग इधर से आएंगे वे देखेंगे और हमें बचाने की कोशिश करेंगे। बट कई अकेजन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, साइमन है, रिक है कैरेक्टर, वो भी लापरवाह हो जाते हैं, और कई अवसर जो बचाने का अवसर होता है वे वहां पे बच नहीं पाते, उनको कोई निकाल नहीं पाता है। लेकिन राल्फ क्या करता है कि वो लास्ट में दिखाया जाता है कि वो आग जलाया रहता है और वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है।
और उसी आग के सिग्नल से जो है एक ट्रूप्स जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उधर से गुजर रही होती है, वो इन लोगों को आ करके क्या करते हैं, बचाते हैं। जब वो बचाते हैं तब उनको देखने को मिलता है कि जंगल में रह करके बच्चों ने, वे बच्चे जो एक कॉन्वेंट के प्रोडक्ट थे, वे बच्चे जो कि बोर्डिंग हाउस के में रह रहे थे, वे बच्चे जिनका अपना एजुकेशन, जिनकी अपनी कल्चर, जिनकी अपनी पढ़ाई एकदम से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर की जो सबसे अच्छी पढ़ाई होगी उसको उससे निकल करके आए थे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, उनमें मोनोपॉली, उनमें जो है इंडिविजुअलिटी, उनमें ग्रुप थिंकिंग वर्सेस इंडिविजुअलिटी, रीजन वर्सेस इमोशन, मॉरलिटी वर्सेस इमोरलिटी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि वो सब चीजें डेवलप होने लगती हैं। तो यू विल कम टू नो कि वो सारी की सारी चीजें उनमें क्या होती है, उनमें डेवलप होने लगती है। हम इस चीज को पाते हैं। तो लास्ट में ये दिखाया जाता है कि राल्फ भी बच जाते हैं, और जो जैक, उनकी जो टीम ने इनका पीछा किया था, एक आध और भी मर्डर होता है, जो टीम उनका पीछा करती है राल्फ को मारने के लिए, क्योंकि उनमें हंटिंग की प्रवृत्ति डेवलप हो चुकी है। वे सब बचा लिए जाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिशर है उनको ये समझ में आता है कि इंसान कैसे जो है सिविलाइज्ड कल्चर से प्रीमिटिव कल्चर में चला गया है। प्रीमिटिव कल्चर जो हमारी प्राचीन कल्चर है, और उस कल्चर में जहाँ पे हंटिंग है, जहाँ पे ट्राइबल लाइफ है, जहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मोनोपोली है, जो डेमोक्रेटिक थॉट है उसको कैसे सप्रेस किया जाता है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के इतनी बात कही गई है। तो जो भी आपको बताया गया, ये नावल को लेकर के बताया गया, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। बट जैसे ही मैं आपको नोट्स भेजूंगा तो आप उसमें देखेंगे, तो और चीजें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। बस मैं यहीं तक रख रहा हूँ, और मैं कोई सजेशन या क्वेश्चन नहीं ले सकता हूँ आज, बिकॉज वी ऑल आर गेटिंग लेट।